Topic here is kinetic gas equation. Now, how to derive kinetic gas equation. अब we know that कि kinetic gas equation actually it's a mathematical expression जो कि हमने kinetic theory of gases के जो पीछे postulates किए हैं, ये सारे postulates इन्हीं के ऊपर based इनका mathematical expression निकालेंगे, that we call that expression as kinetic gas equation. अब इस equation के लिए I need to take इनक्लोज्ड वेसल, एक क्यूबिक वेसल मैंने ले लिया, ठीक है. इसमें कोई गैस इंसर्ट कर दी, गैस के सपोज कर लिया मैंने कि इसमें कोई गैस इनक्लोज्ड है, ठीक है. और इस क्यूबिकल बॉक्स का जो एज लेंथ है वो स्मॉल एल ले ली हुई है, ठीक है. कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल एन ले लिया. और हर एक मॉलिक्यूल का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मास होएगा, तो वो मास मैंने स्मॉल एम ले लिया. अब किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग वी नो दैट कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं सारी डायरेक्शंस में, ठीक है. तो मतलब अगर वो सारी डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो वेलोसिटी भी सबकी डिफरेंट होगी, ठीक है. तो दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज. अब मैं सपोज कर लेती हूँ कि मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद, एक मॉलिक्यूल ले लिया जो कि v वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है. इसको जब भी आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो मतलब ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगी वी वाई वी एक्स एंड वी जेड, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है. तो उन्हीं 3 कोऑर्डिनेट्स में ये होगी. तो दैट मीन्स कि टोटल वेलोसिटी का स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, जितने भी आपके पास डायरेक्शंस है, कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है. अब मोमेंटम जो है, अब 2 ऑपोजिट फेसेस ले लिए मैंने, दिस इज ए फेस, दिस इज बी फेस, ठीक है. अब मोमेंटम मैं बात करती हूँ एक्स, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ एक्स कोऑर्डिनेट की, ठीक है. बाद में मैं पूरी वेलोसिटी जो है वो वाई जेड की भी साथ में ले लूँगी. इनिशियली मैं बात कर रही हूँ सिर्फ एक्स डायरेक्शन की. एक्स डायरेक्शन है टुवर्ड्स ए, ठीक है. तो जितनी भी कोलिजन्स होएंगी टुवर्ड्स दिस फेस ए वो क्या होएंगी, इलास्टिक, ठीक है. दैट बट मॉलिक्यूल इधर आएगा तो विद पॉजिटिव वेलोसिटी, बट जब वो इलास्टिक है कोलिजन, तो जब वो ए टू बी जाने की कोशिश करेगा तो वो नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव करेगा. लाइक वेलोसिटी ए की तरफ मॉलिक्यूल आया विद दिस वी एक्स वेलोसिटी पॉजिटिव थी, लेकिन जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोबारा पीछे जाएगी अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर ही सपोज, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है. तो मोमेंटम जो है बेसिकली वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होएगी, होएगा क्या कि मोमेंटम जो है उसके साथ आगे नेगेटिव, मोमेंटम भी नेगेटिव नहीं है, बट जस्ट वो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है हमें कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, ठीक है. तो कभी भी वेलोसिटी या मोमेंटम को नेगेटिव नहीं बोलना आप लोगों ने. सो अगर मैं कोलिजन सिर्फ ए फेज की बात करूं, ठीक है, तो वो आ रही थी, उसका मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी वी एक्स है. लेकिन फिर से इलास्टिक कोलिजन है, जब वो ए से वापस जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, माइनस एम वी एक्स, ठीक है. तो अगर मैंने दोनों का लेना, अब नेट चेंज लेना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है. तो दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब ओवरऑल मेरे पास फेज ए के लिए मोमेंटम आ गया 2 एम वी वी एक्स, ठीक है. अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, कोलिजन्स पर सेकेंड, कि ए फेज में पर 1 सेकेंड में कितनी कोलिजन्स हो रही हैं, ठीक है, जिसकी की वेलोसिटी वी एक्स है. अच्छा, अब कोलिजन्स जो भी ए पे हो रही हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल पहले तो ए फेज टू बी जाएगा, फिर बी टू ए जाएगा, मतलब टोटल एज लेंथ कितनी हो जाएगी, एल प्लस एल 2L, ठीक है. तो ये हो गई 2L सेंटीमीटर्स. वेलोसिटी तो वी एक्स ही रही है 1 सेकेंड में, ठीक है. तो अब नंबर कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं एक फेस में, जो कि 2L डिस्टेंस जो उन्होंने ट्रेवल करा है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस. वेलोसिटी कितनी है, वी एक्स ही, और डिस्टेंस 2L है, वी नो दैट, ठीक है. तो ये आगे कितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स 1 सेकेंड में हुई हैं, दिस इज नंबर ऑफ कोलिजन्स. अब चेंज इन मोमेंटम, कोलिजन्स की वजह से चेंज इन मोमेंटम हम कैसे लेंगे, टोटल मोमेंटम इंटू कितनी कोलिजन्स 1 सेकेंड में हुई. मोमेंटम भी हम लोगों ने निकाल लिया था 2 एम वी एक्स है, और कितनी कोलिजन्स हुई हैं वो भी अभी निकाली, वी एक्स बाई 2L है. 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, वी एक्स का स्क्वायर एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल. मतलब ये आ गया मेरे पास मोमेंटम, नेट चेंज इन मोमेंटम. ये ए फेज के लिए आया था, अब सिमिलरली बी फेज के लिए भी बिल्कुल सेम आएगा यही चीज़ें. तो टोटल दोनों फेजेस का टोटल ना, दोनों को प्लस कर दूंगी, 2 एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल आ जाएगा.
ठीक है। ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में वी वाई हो जाएगा और जेड में वी जेड हो जाएगा। टोटल लेना है तो मैं तीनों का क्या करूँगी, सम करूँगी। 2m/l कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इस टोटल को मैं वी स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि टोटल क्या था तीनों का वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर आ गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम जो है, अब देखो मैंने तो सिर्फ बात करी है सिर्फ 2 ही फेजेस की, ठीक है। अगर ये मैं सारे फेजेस की बात करूँ, ये था लेफ्ट, ये था राइट फेज, अपर फेज, लोअर फेज, ये फ्रंट फेज, वो डाउन बैकवर्ड फेज जो है, ठीक है। तो सारे के सारे शेड डायरेक्शंस की फेसेस की बात करूं तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब मेरे को पता ही नहीं कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो मैं n ले लेती हूँ, ठीक है। तो उनकी वेलोसिटीज़ भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो ये सारी अप टू n नंबर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को मैं क्या ले लूँगी, म्यू स्क्वायर, यू स्क्वायर, ठीक है। यू स्क्वायर मतलब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट मीन स्क्वायर बन जाएगी ना, दैट मीन्स कि वहाँ पे यू क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब नेट चेंज इन मोमेंटम 1 सेकंड में वो किसके साथ डील करता है, चेंज इन मोमेंटम के साथ, है ना। बट न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग वी नो डैट की रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। तो दैट मीन्स कि ये सारा एक्सप्रेशन जो अभी पीछे निकाला है 2mn/u² वो एफ के इक्वल आएगा, और प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय एरिया। तो मतलब फोर्स तो ये है, और एरिया कितना आएगा, 6 फेसेस हैं, एल एज लेंथ है, तो एरिया कितना आएगा 6l², ठीक है। तो ये 2 3 × 6 1/3mn/u²/l³ आ जाएगा, और l³ का मतलब क्या है, वॉल्यूम, इसकी जगह मैं वॉल्यूम लिख देती हूँ, ठीक है। तो मतलब p किसके इक्वल आ जाएगा 1/3mn/u²/v, v उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, pv = 1/3mn/u²। दिस इज योर काइनेटिक गैस इक्वेशन। सो नेक्स्ट इसके साथ छोटा सा टॉपिक है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने अगर किसी गैस मॉलिक्यूल्स की निकालनी है तो कैसे निकालनी है। तो देखो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की होती है 1/2m/u² किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है। काइनेटिक गैस इक्वेशन हम लोगों ने ये वाली निकाली हुई है। काइनेटिक गैस इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर दूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता क्योंकि कट ही जाने आपस में, ठीक है। तो ये क्या 2/3 और ये क्या 1/2mn/u², 1/2mn/u² काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है, मतलब 3/2 काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब वी नो डैट की पी वी इज इक्वल्स टू RT होता है 1 मोल ऑफ गैस के लिए, तो यहाँ पे पी वी की जगह मैं RT लिख दूँ तो RT इज इक्वल्स टू 2/3 KE आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अगर इधर से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है 3/2 उधर जाके 2/3 हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 RT 1 मोल ऑफ गैस के लिए, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ से अगर मुझको एक मॉलिक्यूल के लिए चाहिए तो मैं क्या कर दूँ, दोनों तरफ एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई n0 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। 3/2 RT/n0 आ जाएगा, R भी कॉन्स्टेंट, ये n0 भी कॉन्स्टेंट, इनको बोल्ट्जमैन्स कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो मतलब इसकी जगह पर मैं K ऐड कर दूँ, बोल्ट्जमैन्स कॉन्स्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी 3/2 KT। तो वहाँ से काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर। ई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की, गैस मॉलिक्यूल की, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ से आ गई टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या थी 1/2mn/u², ठीक है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी u² के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, रूट मीन स्क्वायर के ऊपर भी, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं u² भी तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, तो u इज इक्वल्स टू √/t लिख दूँ। तो दैट मीन्स कि ये एक्सप्रेशन आ जाता है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है किसी भी गैस की, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि मॉलिक्यूलर मोशन जो है उसको हम थर्मल मोशन भी इसीलिए बोल सकते हैं, अगर टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर मोशन भी सीज कर जाएगी मॉलिक्यूल की। फाइन। सो नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ गैस लॉस। की काइनेटिक गैस इक्वेशन से आप लोग गैस लॉस को कैसे डिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। वी नो डैट की बॉयल्स, सबसे पहला बॉयल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। पी वी की वैल्यू क्या आ गई है 1/3mn/u², ठीक है। तो मतलब 1/3mn/u², या फिर इसको मैं कैसे लिख लूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ, ठीक है। और काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है 1/2mn/u², ठीक है। तो पी वी किसके इक्वल आ गया 2/3 KE के, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी है तो कांस्टेंट आ गया। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है, तो मतलब पी वी इज इक्वल्स टू 2/3 KE आया था ना यहाँ से, ठीक है। तो राइट हैंड साइड जो है इस इक्वेशन की वो कौन सी क्वांटिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो मतलब पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया। तो मतलब इस इक्वेशन से भी हमने वही प्रूव करा जो उससे करा था।
दिस इज बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वी बाई टी कॉन्स्टेंट है। तो ऑलरेडी हमने पी वी की वैल्यू निकाल ली थी 2/3 गैस इक्वेशन से, 2/3 kT, ठीक है। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम इधर ही रहने दूँ, टेम्परेचर को इधर ले आऊँ, 2/3 Kp आ गया। अब K तो बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही है, और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर प्रेशर भी कांस्टेंट है, 2/3 तो है ही कांस्टेंट। तो यहाँ से भी मैंने ये प्रूव कर दिया V/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और वैसे भी चार्ल्स लॉ यही होता है। तो मतलब गैस इक्वेशन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है जो हम लोगों ने पीछे पढ़े। एवोगैड्रो में क्या था, कैनेटिक गैस इक्वेशन। कैनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 mn यूज़ किया। तो मैंने दो गैसेज ले ली, ठीक है, दोनों को ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों रिजल्ट्स को मैं कंबाइन करूँ तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 है। तो मतलब ये दोनों रिजल्ट्स भी सेम हो जाएंगे, 1/3 वाले, है ना, 1/3 कैंसिल आउट, मतलब ये सारे एक दूसरे के इक्वल हो गए। कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से मेरे को पता है कि एवरेज कैनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब एवरेज कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एवरेज कैनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड गैस, ठीक है। तो एवरेज कैनेटिक एनर्जी की ये एक्सप्रेशंस होते हैं, तो यहाँ से मैंने इनको रिलेट करा, 1/2 कैंसिल आउट, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूँ, इसको और इसको, आई गेट n1 इज इक्वल्स टू n2। तो यही तो था एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू आर टी होती है, और पी वी की वैल्यू कैनेटिक गैस इक्वेशन से हम लोगों ने ये वाली निकाली है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, तो पी वी इज इक्वल्स टू 2/3 कैनेटिक एनर्जी आ जाता है ना। कैनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कैनेटिक एनर्जी की वैल्यू के टी की इक्वल होती है। पी वी की जगह मैं कैनेटिक एनर्जी की जगह पे के टी की वैल्यू पुट कर दूँ, इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, के टी, ठीक है। तो अब 2/3 जो कांस्टेंट है, ठीक है, वो तो आर के इक्वल मैं मान लेती हूँ कि गैस कांस्टेंट है, तो पी वी इज इक्वल्स टू आर टी आ जाएगा। यहाँ पे देखो, इस पूरे को मैं आर के इक्वल मान लेती हूँ, तो पी वी इज इक्वल्स टू आर टी आ जाएगा। तो यही तो गैस इक्वेशन थी, आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्राम्स लॉज ऑफ डिफ्यूजन। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है गैसेस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा उनकी डेंसिटीज़ के, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज़। पी वी की वैल्यू गिवन है 1/3 mu², ठीक है। तो u² की वैल्यू वहाँ से निकाल लिया आप लोगों ने, क्या आ जाएगी 3 PV/m, ठीक है। 3 PV/m/v, मतलब v को नीचे आ जाऊँ तो m/v, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल्स टू √3p बाय क्या आ गया, डेंसिटी। अब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, और ये फिर क्या आ गया यहाँ से अगेन कि रूट मीन स्क्वायर जो है। अच्छा एक बात और है, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी भी गैस का वो वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं यू की जगह यहाँ पे आर लिख दूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये आ जाएगा। तो 3 भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, तो डी आ जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ से रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज। तो यही तो था ग्राम्स लॉस ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट आ जाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये लास्ट है। इसके इक्वल होता है कि ओवरऑल प्रेशर जो है वो इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के इक्वल होएगा। ये मैंने एक्सप्रेशन निकाला कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, यहाँ से v उधर ले गई तो p का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, p1 का और p2 का, दो एक्सप्रेशंस मैंने ले लिए, ठीक है। ये 1 के लिए आ जाएगा, ये सेकंड गैस के लिए आ जाएगा। फिर मैंने क्या करना है नाउ, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूँ, ठीक है, तो दोनों को प्लस करूँ तो देखो अगर मैं गैसेस को एक ही वॉल्यूम में मतलब मिक्स कर रही हूँ, ठीक है, तो टोटल प्रेशर कैसे आएगा, ऑब्वियसली दोनों को प्लस करूँगी, ठीक है। तो ये क्या आएगा फर्स्ट प्रेशर का, और ये क्या आएगा सेकंड प्रेशर, सेकंड गैस का प्रेशर। तो यही तो डाल्टन्स लॉ ऑफ था गैसेस, जो कि हमने कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी, कैनेटिक गैस इक्वेशन से भी एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, थैंक यू सो मच।